क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ फैमिली मेंबर्स ने अपने भाइयों का गोश्त खाना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वो कोई राक्षस थे या कोई आदमखोर, जी नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए। और ये कोई हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और इस स्टोरी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे, यानी कि बहुत पीछे, 1972 में। तो क्या कहते हैं, चलें? चलो चलते हैं। वेल गाइस, मेरा नाम है नासिर, हाजिर हूँ मैं सेकंड एपिसोड लेकर एक सच्ची घटना के साथ। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ मैं यहाँ पर लाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी है 12 अक्टूबर साल 1972, जब यूरोग्राइंड की एक एयरफोर्स की एक फ़्लाइट 571 टेक ऑफ करती है, जिसे जाना है चिली देश की राजधानी सांतियागो में, और जिसमें ऑन बोर्ड हैं टोटल 45 पैसेंजर्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ उनके फ्रेंड्स और कुछ रग्बी प्लेयर्स जो वहाँ पर एक मैच खेलने के लिए जा रहे थे। पहले 2 घंटे का सफ़र बिल्कुल आसानी से गुजरा। सब अच्छे से थे, खेल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, एक्साइटेड थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसी मुसीबत आने वाली है जो एक इतिहास बन के रह जाएगी। और जहाज़ जब एंडी माउंटेन्स को क्रॉस कर रहा था, बैड वेदर कंडीशंस होने की वजह से पायलट्स डिसाइड करते हैं कि आज हम यहीं लैंड करेंगे और कल की डेट पे हम यहाँ से फ्लाई करेंगे। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ, हिमालयाज़ के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ अगर कोई हैं तो वो एंडीज़ माउंटेन्स हैं। ये दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। यही पहाड़ियाँ दोस्तों इन रग्बी प्लेयर्स के लिए एक मुसीबत बन के सामने आने वाली थी। फाइनली गाइस, मौसम ख़राब होने की वजह से पायलट्स ने जो कि फ़्लाइट थी वो लैंड करवा दी अर्जेंटीना के एक शहर मेंडोजा में। एंड नेक्स्ट डे यानी कि 13 अक्टूबर करीबन 2:18 पे प्लेन फिर से टेक ऑफ किया। और आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी मौसम में वैसा सुधार नहीं आया था, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। ख़तरनाक काले बादल, तेज़ हवाएं, और पायलट्स जो हैं प्लेन को डिसेंट कराने लगे। उन्हें लगा शायद हमने एंडी माउंटेन्स को क्रॉस कर दिया है, लेकिन उनका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत था दोस्तों। और इससे आगे जो हुआ दोस्तों इनके साथ, वो एक खौफनाक और भयानक मंजर था। जब मौसम थोड़ा साफ हुआ, एक प्लेयर ने विंडो से देखा कि ये सामने एक बड़ी सी पीक नज़र आई उसको। तो पायलट्स ने मैक्सिमम पावर लगा दिया फ़्लाइट को ऊपर खींचने में, लेकिन अफसोस वो कामयाब नहीं हो पाए उसमें, और फ्लाइट जाके एंडीज़ की एक माउंटेन पीक से टकराई। और कुल 12 लोगों की मौत इंस्टेंटली उसी टाइम पे हो गई, और कुछ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए दोस्तों। और दिन गुजरते दोस्तों कुछ और लोगों की मौत भी हो गई, इंजरीज और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से। और अब वो ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पे हर तरफ से पहाड़ गिरे हुए हैं बर्फ़ से, और टेम्परेचर जो है डाउन 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 ही चला जा रहा है। ना उनके पास कोई प्रॉपर क्लोथिंग थी, ना फूड, ना वो किसी को बुला सकते थे अपनी मदद के लिए। तो वो रात को क्या करने लगे, एक जो टूटा हुआ एयरक्राफ्ट था उसके अंदर बैठ के जो है उन्होंने अपनी रातें गुजारने लगे। और जो बर्फ़ थी उनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर से उन्होंने मेल्ट करके पानी पिया कुछ दिनों तक। और अब वो लोग इस इंतज़ार में थे कि शायद उन्हें कोई रेस्क्यू करने के लिए आएगा। चिली देश की गवर्नमेंट ने कुछ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भेजे, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया उस क्रैश साइट को। और अब पैसेंजर्स ने ये डिसाइड किया कि हम बर्फ़ पे लिपस्टिक के ज़रिए एसओएस लिखें कि शायद हमें कोई देख ले, पर अफसोस उनके पास उतना लिपस्टिक अवेलेबल नहीं था कि वो उस पर लिख सकते। और कुछ दिन गुजरने के बाद एक पैसेंजर को वहाँ पर एक रेडियो सिस्टम मिलता है, वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें आप वहाँ का सुन सकते हैं, बट अफसोस की बात आप यहाँ से कुछ कह नहीं सकते। और उस रेडियो में वो क्या सुनते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल 8 से 11 दिन के बाद वो स्टॉप कर दिया गया है। और ये सुनकर कुछ लोग रोने लग जाते हैं और कुछ दुआएं मांगते हैं कि अब क्या होगा। और दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब उनके पास पूरा खाना जब ख़त्म हो गया, अब खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद जो वो डिसीजन लेते हैं खाने के लिए, ये सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी दोस्तों। शायद ही कोई इंसान ऐसा कर पाए ज़िंदगी में। वो डिसाइड करते हैं उन बॉडीज़ को खाने के लिए जो प्लेन क्रैश होने की वजह से मारे गए थे, यानी कि उनके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स।
और दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये कोई डिसीजन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई खुशी की वजह से लिया हो, नहीं। इट वाज़ डन विद द टीयर्स, विद द प्रेयर्स एंड द परमिशन। जो वो बिलीव कर रहे थे कि जो उनके फ्रेंड्स थे, अपने आप को बचाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हफ्ते गुजरते गए और एक ऐसा एवलांच आया जिसमें और 8 लोगों की मौत हुई। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उन सर्वाइवर्स ने अभी ये उम्मीद नहीं खोई थी। उनकी उम्मीद बरकरार थी कि कोई ना कोई तो हमें बचा ही लेगा। और फाइनली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स थे उनमें से, जिनमें से एक का नाम नैंडो प्राडो और दूसरे का रोबर्टो कैन्योसा था, वो डिसाइड करते हैं कि हम एंडीज़ की इस माउंटेन पीक को क्लाइंब करेंगे और कोई ना कोई हेल्प अपने लिए ढूंढेंगे। और जब वो पीक पे पहुंचते हैं और यहाँ वहाँ देखते हैं, तो सिवाय बर्फ़ के पहाड़ियों के, सिवाय आइस के उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है दोस्तों। और ये देखकर उनका दिल फिर से टूट जाता है। एंड आखिरकार जो उनमें से रोबर्टो कैनेसा था, उसे दूर नज़र पड़ती है एक पहाड़ी पे, जहाँ पे उन्हें दिखता है कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। और वो 10 दिन तक कंटिन्यू चलते रहते हैं इसी डायरेक्शन के अंदर, जब तक वो चिली देश के कंट्री साइड के इलाके में पहुंच जाते हैं, और जहां उन्हें दिखती है एक नदी बह रही है। और ऐसी जगह पे अगर नदी दिख जाए तो ये बड़ी राहत की बात होती है दोस्तों। और दोस्तों नदी के उस पार इन्हें कुछ खेत दिखते हैं और कुछ लोग वहाँ पे आपस में बातें कर रहे होते हैं। आफ्टर 72 डेज, 72 दिनों के बाद इन्हें किसी इंसान की आवाज़ सुनी होती है। तो नैंडो पराडो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं चिल्लाने की, बट उनकी आवाज़ उस नदी की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। नदी के उस पार कुछ 3 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक चिली देश का एक किसान है जिसका नाम सर्गियो होता है। एंड थैंकफुली दोस्तों, जो सर्गियो है उनकी नज़र पड़ जाती है इन पर, और वो उनसे देख के कहते हैं कि टुमारो, यानी कि मैं कल फिर से आऊँगा। और दोस्तों जब दूसरे दिन सर्गियो वहाँ पे पहुँचता है, वो एक पेन और एक कागज़ का टुकड़ा लपेट के नैंडो की तरफ फेंकता है नदी के उस पार। दोस्तों फाइनली 72 डेज़ के बाद इन्हें अपनी बात किसी और इंसान को कहने का मौका मिलता है। वो उस पर लिखते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में कि हम यूरुग्वाई से आए हुए हैं, यहाँ पे मैच खेलने के लिए आए थे चिली में, लेकिन हमारा जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। हमारे बहुत सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और कुछ अभी भी क्रैश साइट पे मौजूद हैं। ये लिखकर वो उन्हें वापस फेंकते हैं। सर्गियो जब वो पढ़ता है तो वो आपस में बातें करते हैं कि हाँ, हमने कोई न्यूज़ तो सुनी थी कि 2 महीने पहले कोई प्लेन यहाँ पे क्रैश कर गया था। तो ये जब सुनते हैं कि अभी तक उसमें से कोई ज़िंदा है, तो ये शॉक हो जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली वो 24 घंटे तक सफ़र करते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में, और उनको लेकर, जब तक वो एक शहर में पहुंच जाते हैं चिली के, और वहाँ पे जाके वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। और देखते ही देखते गाइस ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है। और वहाँ के जो आर्मी चीफ़ होते हैं वो कुछ हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि जो इंटरव्यू उन्होंने लिया होता है नैंडो प्राडो एंड रोबर्टो कैन्योसा से, वो उन्हें क्रैश साइट की लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और कुल 16 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है आफ्टर 72 डेज़। और इसीलिए इसे दोस्तों कहा जाता है द मिरेकल ऑफ एंडीज़। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, पोटेंशियल्स हैं, अगर आप हिम्मत नहीं हारते, उम्मीद नहीं छोड़ते, तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।